हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस आज आपके साथ इस वीडियो में शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताता हूं, ये जो वीडियो है ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव यानी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। इसमें कोई भी एडिशनल डिटेल्स नहीं बताई जाएंगी। इसमें सिर्फ वही बताया जाएगा जो कि आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल्स होता क्या है। शेड्यूल बेसिकली टेबल्स होते हैं जो कि एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे आर्टिकल्स की। जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो शेड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। ये टेबल्स होते हैं बेसिकली। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनली जब बना था उसमें 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, लेकिन 4 और शेड्यूल्स ऐड किए गए बाद में वेरियस अमेंडमेंट के थ्रू। अब अभी कितने टोटल शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पूछे तो कितना बताओगे? 12 है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल में एक एक शेड्यूल को कवर करूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिकॉज ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपको। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस या फिर कोई भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, सबके लिए यूज़फुल होने वाली ये चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फर्स्ट शेड्यूल जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या डिटेल बताई गई है, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं ना, नेम ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यानी कि उनकी कितनी टेरिटरी है, कितनी एरिया है, कितनी बाउंड्री है, कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री टच हो रही है, मतलब ये जितनी डिटेल्स है ना हमारे स्टेट्स को यूटीज़ को लेके सब फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई है। हम सेकेंड शेड्यूल की बात करें, सेकेंड शेड्यूल में किसके बारे में बात की गई? सैलरीज, एमोलूमेंट्स, प्रिविलेज, जो हमारे प्रेसिडेंट को, जो हमारे गवर्नर को, जो हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीएजी कैग, यानी कि ये एक बॉडी होती है जो कि गवर्नमेंट के सारे ऑडिट वगैरह देखती है। मैं जब आपको बॉडीज़ पढ़ाऊंगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कैग के बारे में। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसमें जो एमपीज़ और एमएलएज़ हैं ना, ये पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया है। चाहे एमपीज़ और एमएलए आप यूनियन की बात करो, चाहे आप स्टेट मिनिस्टर स्टेट्स की बात कर लो, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर्स की इसमें डिस्कस नहीं किया गया है और यूपीएससी मेंबर्स की भी डिस्कस नहीं किया गया है इसमें सैलरीज एमोलूमेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है, दोनों। सिर्फ ये नहीं बताना चाहिए क्या दिया हुआ है, क्योंकि यूपीएससी जी अगर एमसीक्यू पूछेगी ना आपसे तो क्या नहीं दिया हुआ है उससे भी पूछ सकती है। तो याद रखना, एमपीज़, एमएलएज़ स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ के आपको पता है, इलेक्शन कमिश्नर्स और यूपीएससी मेंबर्स, इनका कहीं डिस्कस नहीं हुआ सेकेंड शेड्यूल में, ठीक। अब हम बात करेंगे थर्ड शेड्यूल की। थर्ड शेड्यूल में ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है। ओथ अफर्मेशन का मतलब क्या है? जब कोई भी मिनिस्टर्स अपनी ऑफिस संभालता है तो सबसे पहले वो ओथ लेता है, यानी कोई एमपी भी है अगर पार्लियामेंट में जाता है तो उससे पहले वो ओथ लेता है कि मैं ट्रू फेथ रखूँगा अपने कंट्री के प्रति, या मैं कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा फॉलो करूँगा वगैरह वगैरह। आप ओथ वगैरह उतने फोकस ना करो क्योंकि नहीं पूछने वाला कोई आपसे, बस इतना याद रखना कि ओथ लेते हैं। थर्ड शेड्यूल में है तो ओथ की बात की गई है। अब कौन कौन इसमें ओथ की किसको ओथ की बात की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स की याद रखना। सेकेंड शेड्यूल में देखो ढंग से, सेकेंड शेड्यूल में क्या है, यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स नहीं है, ठीक है। इसमें हैं तो किस में हैं और किस में नहीं है, इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं बोला हूँ जो सेकेंड शेड्यूल है ना उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जो थर्ड शेड्यूल है ओथ एंड इन्फॉर्मेशन, इसमें यूनियन और स्टेट मिनिस्टर डिस्कस किया गया है। एमएलएज़, एमपी और कंटेस्टेंट जो भी हैं वो भी, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज और कैग। तो आपको एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए। बिलीव मी, इससे एक एमसीक्यू बनता है, हर एक पॉइंट से एक एमसीक्यू बनता है, इसलिए मैं एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। अगर हम बात करें कैग और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर इंक्लूडेड इन सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल। मैं बता ना, कैग हो गया और जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये सेकेंड शेड्यूल में भी बात की गई और थर्ड शेड्यूल में भी बात की गई। देखो ऊपर देखो, थोड़ा सा पता चलेगा आपको। ये देखिए, कैग की बात की गई है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की गई है। यहाँ पे किसकी बात नहीं की गई है? सेकंड शेड्यूल में एमपी और एमएलए की बात नहीं की गई है, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स की बात नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड शेड्यूल में तो एमपी और एमएलए की बात की गई है, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स की भी बात की गई है, ठीक। अब कौन कौन इंक्लूड नहीं है थर्ड शेड्यूल में देखो तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इलेक्शन कमिश्नर,
यूपीएससी, एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी बॉडीज़ जो हैं उनके, तो ये इंक्लूडेड नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो अच्छे से पता होना चाहिए अब क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं। जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऊपर इंक्लूड था, ये देखो प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब इंक्लूड था, लेकिन इधर थर्ड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग है दोनों में। इसको फिर से आप हो सकता तो पॉज करके वापस देख लेना, इनको मैं डिटेल में बता चुका हूँ पहले ही आपको। याद रखना, सेकेंड ARC में ओथ ऑफ सीक्रेसी को रिप्लेस करने से बोला गया ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी का। ठीक, अगर हम बात करें थर्ड शेड्यूल में तो ओथ ऑफ सीक्रेसी जो है उसको रिप्लेस करने की बात की सेकेंड ARC में ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी से। अब हम बात करेंगे लेट शेड्यूल में फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो हमारा राज्यसभा होता है ना, आपको पता है कि जो उसमें हमारे स्टेट्स और यूटीज रिप्रेजेंट करते हैं, इसी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। जब राज्यसभा बताऊँगा तो डिटेल में बताऊँगा इनको मैं, तब तक के लिए आप समझ लो कि राज्यसभा की जितनी भी सीट्स होती हैं ना, एलोकेट होती हैं। फॉर एग्जांपल सिक्किम की 1 सीट है, यूपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, फिर राजस्थान की हैं, मतलब ऐसे जो सीट्स सबकी अलग अलग है। तो ये सीट्स एलोकेट होते हैं फोर्थ शेड्यूल के अंदर आती है, किसको कितनी सीट्स मिलेंगी, कौन से स्टेट को कितनी सीट मिलेगी। ठीक, जो पुंछी कमीशन है ना, ये रिकमेंड किया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। जैसे कि अमेरिका में होता है, हर स्टेट्स की 2 सीट्स होती हैं, चाहे स्टेट्स कितना बड़ा हो चाहे स्टेट्स कितना भी छोटा हो। लेकिन हमारे इंडिया में पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है कि जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन, जिसका ज़्यादा एरिया है, उसको ज़्यादा सीट्स दी जाएंगी, क्योंकि लोग ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ से। ठीक, तो पुंछी कमीशन ने क्या बोला है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द केस ऑफ राज्यसभा, नॉट इन लोकसभा। याद रखना, राज्यसभा में बोला गया है इसको। ठीक, अगले शेड्यूल की बात करेंगे, वो है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कहने का मतलब ये है कि कुछ एरियाज जो होते हैं हमारे कंट्री में, उनको सीधे गवर्नर या सीधे प्रेसिडेंट रूल करते हैं, वो किसी स्टेट्स या चीफ मिनिस्टर का रूल नहीं की जाती है। ठीक, तो इसको फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया कौन से स्टेट्स को मतलब शेड्यूल एरियाज माना जाएगा, कौन से इसको शेड्यूल ट्राइब्स माना जाएगा। ठीक है, तो इनको सीधे सेंट्रल रूल करता है, कोई स्टेट्स इनको रूल नहीं करता है, याद रखना, फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया इनको। अगर हम बात करें सिक्स्थ शेड्यूल की, तो सिक्स्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ऊपर क्या है? शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स। नीचे क्या है? ट्राइबल एरियाज। कौन से 4 हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर से रिपीट करो, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। AMTM, शॉर्टकट है ट्रिक याद करने का, AMTM। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल किससे होता है? शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब से। सिक्स शेड्यूल किससे होता है? ट्राइबल एरियाज से। ट्राइबल एरियाज में 4 कौन से होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात करते हैं सेवन्थ शेड्यूल की। सेवन्थ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की गई है। मैंने आपको साइलेंट फीचर्स वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इंडिया में किसी को बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर नहीं दी गई है। डिवीजन ऑफ पावर से सबको इक्वल पावर दी गई ताकि चेक एंड बैलेंसेस होते रहें एक दूसरे की, पावर किसी को एक्सट्रीम ना मिले। तो जो सेवन्थ शेड्यूल है वही बताता है कि जो भी टॉपिक्स हैं जिन पे यूनियन लॉ बनाएगा उनको यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया है। जिस टॉपिक पे स्टेट बनाएगा तो उनको स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया है। और कंकरेंट लिस्ट यानी कि इसमें दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है। लेकिन याद रखना, अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो यूनियन जो है उसका लॉ ही सुप्रीम माना जाएगा, स्टेट का लॉ नहीं माना जाता उस वक्त। ठीक, तो सेवन्थ शेड्यूल में क्या बात की गई? डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और एथ शेड्यूल अब बात करते हैं। एथ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज जो थे हमारे इंडिया में ओरिजिनल 14 थे। 14 लैंग्वेज हमारे इंडिया में, वैसे बहुत से लैंग्वेज हैं लेकिन 14 लैंग्वेज को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है हमारी कंट्री में स्टार्टिंग में। अब आपके टाइम पे कितनी है? 22 लैंग्वेज है। ठीक, और कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है? तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सी हुई? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सी हुई है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक, और 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उड़िया। तो कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज पहले कितनी थी? 14 थी, अब कितनी है? 22 है। ये कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई आपको पता चल गया। एक चीज़ और याद रखना जो कि कन्फ्यूज होंगे, इंग्लिश और भोजपुरी ये शेड्यूल लैंग्वेज में नहीं आती, ये शेड्यूल में नहीं है इनके जिक्र कहीं पर भी। इंग्लिश की लैंग्वेज हम बोलते हैं लेकिन इंग्लिश हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और भोजपुरी नहीं है। अब आगे बात करेंगे नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर मैटर्स टू बी प्लेस्ड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे ना हमारे इंडिपेंडेंस के बाद,
तो क्या हुआ था आपको, मैं जब पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर मैं आपको बताता हूँ तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा लैंड रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में। लेकिन अब तब तक इतना समझ लो कि जो उसमें क्या था कि कुछ कुछ किसान जो बहुत बड़े थे उनका बहुत ज़्यादा खेत था, तो क्या कि एक पर्टिकुलर कैप लिमिट सेट की गई कि आप इतना ही लैंड रख सकते हो, बाकी लैंड डिवाइड कर दिया गया। तो ये लैंड रिफॉर्म पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है। तो उसके तहत क्या हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम जुडिशल इनवैलिडेशन एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था। किस लिए हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ लॉज फ्रॉम जुडिशल इनवैलिडेशन। जैसे आपको पता है ना, आज कोई भी लॉ आता है तो जुडिशल रिव्यू हो सकता है उस लॉ पे। लेकिन ऐसे क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने जो थे हमारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया 1951 में। उसके तहत उन्होंने ये बात बोली कि जो भी 9th शेड्यूल में लॉ हम डाल देंगे वो जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता उसका, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खनक गया, बोला ऐसे कैसे भाई, कोई भी लॉ आया तो हम किसी जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं ना कि वो लॉ सही है गलत है। नहीं तो उसके बाद क्या हुआ, केशवानंद भारती केस जब हुआ था, बहुत ही लैंडमार्क केस है ये। जब पॉलिटी बताऊंगा तो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको केशवानंद भारती केस, ठीक है, जो 24 अप्रैल 1973 का है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केशवानंद भारती केस से पहले जितने भी उसके 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉ है ना, उनको हम जुडिशल रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी लॉ हैं 9th शेड्यूल के अंदर, वो जुडिशल रिव्यू के पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि जुडिशल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर को कोई अमेंड नहीं कर सकता। याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई अमेंड नहीं कर सकता। तो जुडिशल रिव्यू जो था वो बेसिक पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 9th शेड्यूल में क्या है कि जो केशवानंद भारती केस से पहले वाले जितने भी हैं लॉ, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता जुडिशल रिव्यू उनका। लेकिन उनके बाद जितने भी लॉ हैं उसमें 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, उनको कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखना, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हमारे एक और राइट, फंडामेंटल राइट्स है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको इसलिए हटा दिया गया ताकि लैंड रिफॉर्म्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, ताकि फॉर एग्जांपल मेरी राइट टू प्रॉपर्टी, मेरी ये प्रॉपर्टी मैं दूंगी नहीं तुम्हें या दूंगा नहीं तुम्हें, ठीक। तो इससे क्या होगा कि अब गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेगी, जो भी होगा जिससे लैंड लेगी, वो सुप्रीम कोर्ट अपील कर देगा कि मैं फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, क्योंकि मेरा राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है। तो इससे वजह से क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी जो थे उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। उसको बेस अभी भी लॉ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो राइट्स हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक। तो मैं देखो काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ आपको सारे शेड्यूल। अब बात करेंगे 10th शेड्यूल की, हम बात करेंगे 10th शेड्यूल की। याद रखना 10th शेड्यूल में दो बातें हैं। पहली बात एंटी डिफेक्शन लॉ। और डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक पार्टी के एमएलए हो, आप जीत गए चुनाव, अब आप क्या क्या एमपी, जब आप वहाँ एमपी बन गए हो, अब आप ठीक है पार्लियामेंट में गए और आपने अपनी पार्टी चेंज कर लिया, बोले मैं अब इस पार्टी को सपोर्ट करूँगा। तो इससे ये राजीव गांधी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसलिए राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था उस वक्त पे कि अगर आप जो भी आप अगर डिफेक्ट करते हो, मान फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी चेंज करते हो, तो आपकी सीट चली जाएगी वहाँ से, आप एमपी नहीं रहोगे फिर, ठीक। तो ये 10th शेड्यूल में लाया गया है इसको। और एक और चीज़ है 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत सिक्किम को ऐड किया गया हमारे इंडिया में, ये भी 10th शेड्यूल में ही है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 10th शेड्यूल में ये भी दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं 11th शेड्यूल की, स्पेसिफिक पावर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ ऑफ पंचायत। मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में थ्री टायर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉलो करती है, जैसे कि स्टेट, पहले सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, और फिर पंचायत लेवल हो गया, जिसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल गवर्नेंस। हर साल एक क्वेश्चन आपको मेन से मिलेगा ही मिलेगा, प्लेन्स में तो हर साल मिलता ही है आपको लोकल गवर्नेंस से। तो 11th शेड्यूल के तहत ये बताया गया है कि जो पंचायती राज है ना, इनको ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायत को, ठीक। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था। एक चीज़ और याद रखना है, इसमें 29 फंक्शनल पावर्स दी गई हैं हमारे पंचायत को, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट शेड्यूल की, 12th शेड्यूल। जैसे कि गांव में पंचायत होती है, वैसे स्टेट्स जो सिटीज़ होते हैं उनमें म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है, अर्बन बॉडीज जिसे हम कहते हैं। तो जैसे गांव 11th शेड्यूल में पंचायत की बात हुई है, वैसे 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की गई है, ठीक। इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था हमारे म्यूनसिपैलिटीज़, हमारे अर्बन बॉडीज़ को।
इसमें याद रखना 18 फंक्शन दी गई हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को, 29 फंक्शन दी गई हैं हमारे पंचायत को और 18 फंक्शन दी गई है हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ को। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं हमारे 12 शेड्यूल्स। तो एक बार फिर से आप देखना चाहो तो देख सकते हो। पहला जो सबसे पहला शेड्यूल था वो आपको पता है कि नेम ऑफ द स्टेट, यूटीज और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो थी उनके में था। जो सेकंड शेड्यूल था सैलरीज, एमोलमेंट्स, प्रिविलेज और सर्टेन डिग्निटरीज जो भी हमारे उनके लिए था। जो थर्ड शेड्यूल था वो ओथ के लिए था, ओथ एंड फॉर्मेशन के लिए। कौन इंक्लूडेड कौन नहीं इंक्लूडेड मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, क्योंकि यार ये CPSC क्वेश्चन पूछ सकती है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। ठीक। फोर्थ शेड्यूल किसके लिए, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, पुंछी कमीशन ने बोला था कि इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए सबको। फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक। सिक्स शेड्यूल्स की बात करें तो ट्राइबल एरियाज की बात होती है, इसमें 4 स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सेवन शेड्यूल की बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है, इसमें 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो यूनियन लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में जो स्टेट लॉ बनाता है, कंकरेंट लिस्ट में जो दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन प्रिवेल कौन करेगा, यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। अगर हम 8 शेड्यूल की बात करें तो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, ओरिजिनल कितनी थी 14 थी, अब कितनी है 22 है। ठीक। उसके बाद 9 शेड्यूल की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई है, इसमें जो केशवानंद भारती केस से जो जितने पहले हैं ना लॉ वो सारे जुडिशल रिव्यू से बाहर हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी लॉ ऐड किए गए हैं वो सारे जुडिशल रिव्यू के अंदर हैं। ठीक। उसके बाद 10th शेड्यूल की बात करेंगे। 10th शेड्यूल क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, और साथ में जो सिक्किम का स्टेटस दिए इंडिया में ज्वाइन किया गया वो भी 10th शेड्यूल में बात किया गया है। 11th शेड्यूल क्या है, 11th शेड्यूल आपके पंचायत से रिलेटेड है, 29 पावर्स दी गई हैं और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। 12th शेड्यूल था म्यूनसिपैलिटीज़ के और अर्बन बॉडीज़ के रिलेटेड। ठीक है। इसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इनको ऐड किया गया और इसमें 18 पावर्स दी गई हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इजीली क्लियर हो गया होगा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।